नमस्कार आप लोग सभी को। आज मैं ऐसा एक टॉपिक लेके आई हूँ जो टॉपिक आप अगर कोई बच्चों के पेरेंट्स हैं तो भी आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। और अगर आप खुद एक स्टूडेंट है जो अभी हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वाला एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्लास 10 फाइनल एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं या क्लास 12 एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो भी आपके लिए भी बहुत ही ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, तो काइंडली मिस ना करके वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके, तो आज का मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ कि एग्ज़ाम के टाइम में हमारा जो स्ट्रेस होता है, फिज़िकल स्ट्रेस या फिर मेंटल स्ट्रेस, दोनों तरीके का स्ट्रेस ही हमारा होता है ना। तो ये दोनों स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, या कैसे हमको यहाँ से ये स्ट्रेस से राहत मिलता है, ये टॉपिक के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ आप लोग के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात को ध्यान रखना है कि हमको अच्छे से खाना पीना खाना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए और अच्छा नींद लेना चाहिए। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन का बात ये है कि जस्ट द रिवर्स, इसका ठीक उल्टा चीज़ जो है वही हमको करने को मन करता है एग्ज़ाम के टाइम में मेनली। ठीक है, क्योंकि हम सोचते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना बाकी है तो मैं ज़्यादा सोऊं तो कैसे होगा, टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा खाऊं तो फिर भारी भारी लगेगा बॉडी, दोबारा नींद आ जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज नहीं, कभी नहीं। एक्सरसाइज करके 20 मिनट्स में कैसे स्पेंड करूँ, पढ़ाई ही तो थोड़ा हो जाएगा उसी टाइम में, है ना। हम सभी के बारे में नहीं पता, लेकिन 80% 85% लोग हम तो यही सोचते हैं, है ना। लेकिन असली में ये बात नहीं होता है दोस्तों। हम अगर अच्छा खाना खाएं, अच्छा खाना मतलब मैं हेल्दी खाना के बारे में बोल रही हूँ। ओके, जंक फूड अवॉइड कीजिए, क्योंकि ऐसे तो जंक फूड ऐसे भी हमारे लिए अच्छा है नहीं, फिर भी वंस इन ए ब्लू मून यानी कभी कभी हम खा सकते हैं। बट जैसे कि आपको लगभग आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगले 2 मंथ के बाद, आफ्टर 2 मंथ्स, कमिंग 2 मंथ्स मेरा एग्ज़ाम है, या फिर कमिंग 1.5 मंथ्स के बाद, 1.5 मंथ्स के बाद मेरा एग्ज़ाम है। तो अभी से आप ये वाला रूटीन शुरू कर दीजिए, या फिर एग्ज़ाम आ ही रहा है तो ये वाला रूटीन टाइम टेबल शुरू कर दीजिए, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्या करना है, हेल्दी डाइट आपको लेना चाहिए। दैट मीन्स हेल्दी मीन्स ऐसा नहीं कि पूरा नॉनवेज ही खा जाऊँ, वो बात नहीं। नॉनवेज भी खा सकते हैं, बट थोड़ा हिसाब करके, सो दैट आपके बॉडी में भी कोई अनकम्फर्टेबल फीलिंग ना हो, कोई डिस्कम्फर्ट, बॉडीली डिस्कम्फर्ट आपको नहीं हो। जैसे क्योंकि हम जानते हैं कि नॉनवेज फूड जो हम खाते हैं मोस्टली थोड़ा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। ओके, तो हम थोड़ा सोच समझ के खाए, लेकिन थोड़ा हिसाब करके अच्छे से खाए। ओके, और खाना के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ कि आप जो आपका हिसाब का, आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एज़ यूजुअल आप जितना खाते हैं उतना ही आप खाइए। ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा खाऊँ तो नींद आ जाएगा तो मैं थोड़ा सा कम खा लेता हूँ सो दैट मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम पढ़ाई में दे पाऊँगा। नहीं, आपका एडवर्स इफेक्ट ही दिखाई देगा। तो आप हिसाब का खाना खाइए, कोई टेंशन नहीं उसमें। थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज के लिए कम से कम 15 या 20 मिनट्स टाइम पर डे निकाल लीजिए। और सोने का टाइम आप एक टाइम पे सोइए, एक टाइम में प्रॉपरली उठिए नींद से। ओके, तो वो टाइम एटलीस्ट 7 आवर्स आप सोइए। ठीक है, पूरा दिन सोने का मैं नहीं बोल रही हूँ, दिन में कभी भी ना सोए तो भी 7 आवर्स का नींद आपको रात को ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सोने से मेरा नींद पढ़ाई का टाइम कम हो जाएगा, नहीं होगा कम, रादर इससे उल्टा ही होगा कि जो टाइम आप पढ़ाई के लिए बैठेंगे, जितना टाइम आप पढ़ाई में देंगे उतना टाइम में आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, आपका ब्रेन, आपका बॉडी पूरा रिफ्रेश रहेगा। सो यू विल बी एबल टू मेमोराइज, लर्न एवरीथिंग वेरी इजीली। ठीक है, इसीलिए हेल्दी डाइट खाना, एक्सरसाइज थोड़ा करना और अच्छा नींद लेना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि आपको अगर ज़रूरत है तो आप हेल्प लीजिए। अब किस तरीके का हेल्प के बारे में मैं बोल रही हूँ, मैं पढ़ाई के रिलेटेड हेल्प के बारे में बोल रही हूँ। मान लीजिए कि आप रिवीजन के लिए बैठे हैं, 2 मंथ्स है लगभग या 1.5 मंथ्स है, तो आप अभी से टाइम टेबल बना के अच्छे से आपने मतलब पढ़ना शुरू कर दिया स्ट्रेटेजिकली। ओके, आपको पता लगा कि हाँ ये पार्ट में मेरा थोड़ा डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो व्हाट टू डू। उसी समय में आप हेल्प मांगने के लिए शर्माइए मत, बुरा मत मानिए कि लोग सोचेगा, मेरे दोस्त सोचेंगे, मेरे टीचर सोचेंगे कि मुझे कुछ आता ही नहीं, अभी भी डाउट है। नो, आप पूछ के तो देखिए।
आप हेल्प मांगिए, मदद मांगिए। जो फ्रेंड आपको लगता है कि हाँ ही और सी इज़ गुड इन स्टडीज़, तो मुझे मदद करेंगे, या फिर हेल्पफुल एक नेचर है उनका, तो मैं पूछूँ तो मुझे एक्सप्लेन करके समझा देंगे अच्छे से, तो ऐसे एक फ्रेंड से आप कांटेक्ट कीजिए, आप समझ लीजिए। आप टीचर से, आपके टीचर से कांटेक्ट कीजिए, आप टीचर से समझ लीजिए, ठीक है। जब आपका फ्रेंड्स और आपके टीचर जब आपको मदद करेंगे, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ऑब्वियसली आपका जो ये स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस का लेवल बहुत ही डाउन हो जाएगा। कैसे डाउन हो जाएगा? क्योंकि आपको समझ में आ गया आपकी, या आई अंडरस्टूड इट, मुझे ये समझ में आ गया, सो इस ये पार्ट में कुछ भी सवाल आए, कुछ भी क्वेश्चंस आए, आई विल डू इट वेरी इजीली, ठीक है। उतना अगर आपको आपके मन में कॉन्फिडेंस आ जाए तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाएगा। फाइन। तो इसी बात के लिए कभी हेजिटेट ना कीजिएगा कि मुझे पूछना है बट क्या सोचेंगे पता नहीं। जो सोचे तो उन लोग का बात है, सोचना उन लोग का काम है, सोचने दीजिए। उन लोग क्या सोचे ये बात आप क्यों सोच रहे हैं? ओके। सो आपको ये नहीं सोचना, आपको बस डाउट क्लियर करना है। आपका ये डाउट है, सो आपको क्लियर करना है। और आप लोग को मैं ये भी बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपके कोई फ्रेंड भी आपसे डाउट क्लियर करने के लिए कुछ मदद मांगे, हेल्प मांगे, इफ़ दे आस्क फॉर हेल्प, ओके, देन आपको खुद को हार्म ना करके आप हेल्प कीजिए। ऐसा नहीं कि उनको हेल्प करते करते मेरा खुद का ही स्टडी का पार्ट पीछे चला गया, नॉट लाइक दैट। लेकिन आम दौर में हम अगर सोचे तो हेल्प करने से क्या होता है पता है? स्टडी रिलेटेड हेल्प जब आप करेंगे, आपका खुद का भी बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? कि उनको समझाते समझाते आपका और एक बार रिवाइज हो गया उसी पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। तो आपको दोबारा वो चीज़ क्रैम नहीं करने से भी आप लिख पाएंगे। आप अलग से उसको पढ़ के मुझे याद करना है समथिंग लाइक दैट, नो। जब 2 बार 3 बार ऐसे रिवाइज हो ही जाता है, आप किसी फ्रेंड को समझा दिया तो और एक बार आपका एक्स्ट्रा रिविजन हो गया, तो फिर आपको याद रह ही जाता है। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है ना, बहुत बड़ा बेनिफिट है, मैं तो यही सोचती हूँ। तो आपका खुद का स्टडीज़ को हम हैम्पर नहीं करके आप अगर हो सकता है तो आप भी मदद कीजिए, कोई फ्रेंड आपसे मदद मांगे तो। टाइम मैनेजमेंट, यानी हमारे पास जितना टाइम है वो टाइम को हमको अच्छे से यूटिलाइज करना ज़रूरी होता है। ओके। वैसे भी टाइम को हमको वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट करना ऐसे भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के प्री आवर्स में, एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ और ज़्यादा ज़रूरी साबित होता है। ओके। जैसे कि विदिन 24 आवर्स सोने के लिए आप 7 आवर्स, फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग, 7 आवर्स सोने के लिए आप रख लीजिए। ओके। बाकी आपका जो डेली नेसेसिटीज़ है वो सब के लिए, खाने के लिए थोड़ा टाइम आप रख लीजिए, हो गया। बाकी टाइम आपका स्टडीज़ में आप दे दीजिए। ओके। आपको अभी भी स्कूल जाना है, स्कूल आपका अभी भी चल रहा है, क्लासेस चल रहा है, स्पेशल क्लासेस चल रहा है, ओके, कर लीजिए। उसके बाद जो टाइम घर में मिले ना, उसी टाइम में आप पढ़ाई के लिए दे दीजिए। ओके, ठीक है। जितना हो सके उतना टाइम आप दे दीजिए, वो हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट। अब ये टाइम मैनेजमेंट में आप क्या कीजिए, उतना टाइम में आप जो पढ़ाई के लिए घर में दे रहे हैं खुद का स्टडीज़ के लिए, तो उसमें आप टाइम को अच्छे से डिवाइड कर लीजिए सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल यू हैव 6 सब्जेक्ट्स टू स्टडी, ओके, वो 6 सब्जेक्ट्स में से आपको क्या लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे के पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट में थोड़ा कम टाइम होने से भी होगा, मैं कर लूँगा, आई नो दैट, ओके, ऐसा वाला कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चे ये बोलेंगे कि नहीं मुझे तो मैथ्स में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, दे दीजिए, मैथ्स के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम रखिए। ओके। बाकी जो सब्जेक्ट के लिए थोड़ा कम टाइम होने से भी होता है कि हाँ ये तो मेरा इंग्लिश तो मेरे लिए आसान है, ये तो थोड़ा कम टाइम होने से हो जाएगा। थोड़ा कम मीन्स डोंट इग्नोर दैट सब्जेक्ट, इग्नोर नहीं करना आपको, बट थोड़ा सा टाइम हम कम भी दें। ओके। जैसे कि एक वीक का हम जैसे टाइम टेबल बना लेंगे, रूटीन बना लेंगे पढ़ाई के लिए, तो उसी में हम इंग्लिश अगर 3 डेज पढ़ें, ओके, थोड़ा थोड़ा टाइम उसमें भी, और बाकी सब्जेक्ट भी तो है हमारा, है ना, तो इंग्लिश 3 टाइम्स पढ़े तो मैथ्स के लिए हम 4 टाइम्स रख सकते हैं। जैसे कि एनी 4 डेज के में हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स के साथ किसी दिन इंग्लिश, मैथ्स के साथ किसी दिन सोशल साइंस, ऐसा करके जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा ज़रूरी लगे उसी हिसाब से आप टाइम टेबल बना लीजिए। ओके। ये हो गया टाइम मैनेजमेंट का पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में आप क्या करेंगे, ये दूसरा स्टेप जो मैं बोलने जा रही हूँ ना, ये स्टेप मेनली जो लोग क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अभी, और जो लोग क्लास 12 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इन लोग के लिए खास करके वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बात यह है कि जब हम बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं उसके प्रिपरेशन के लिए क्या होता है, हम
पहले प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर्स हमको काफ़ी मिल जाता है। प्रीवियस 4 ईयर्स और प्रीवियस 5 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर हम कलेक्ट कर ले और कलेक्ट करके वो पेपर को हम एनालाइज करें सब्जेक्ट वाइज। ओके, ये एक ज़रूरी बात है। तो हम जब क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करते हैं तब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल वन सब्जेक्ट में बोल रही हूँ इंग्लिश फॉर एग्जांपल, तो आप देखेंगे कि इंग्लिश का हर एक ईयर में इंग्लिश का पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट, पार्टिकुलर एक लेसन से मान लीजिए सिर्फ 4 मार्क्स आ रहा है। ओके, ये 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन में एवरी ईयर 4 मार्क्स ही उसी चैप्टर से आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है। ये 4 मार्क्स में किसी ईयर में आया कि एक शॉर्ट नोट लिखो, ओके, टू फिल इन द ब्लैंक्स करो। किसी ईयर में और कुछ आया, और अनदर ईयर में क्या आया, मान लीजिए कि 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आपको लिखने दिया, थोड़ा लंबा टाइप का होगा क्वेश्चन, थोड़ा लॉन्ग होगा। ओके, ऐसा होगा। तो क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, बस सिर्फ 4 ही मार्क्स उसी चैप्टर से आता है, ये आपको पता लग गया। ओके, अब अलग अलग ईयर्स में ये जो 4 मार्क्स में अलग अलग क्वेश्चन उन लोग ने दिया, उसी में भी एक पैटर्न रहेगा। क्या पैटर्न पता है? आप 4 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, फिर भी आप देखेंगे एक ही तरीके का क्वेश्चन रिपीट होता है। ओके, ये आपको मिलेगा अगर आप क्वेश्चन पेपर एनालाइज करें तो इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का आपको क्या होगा कि हाँ, ये पार्ट मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके पढ़ना है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। वो चीज़ होता है जब हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करते हैं, करके उसी हिसाब से हम अपना स्टडी प्लान बना सकते हैं कि ये चैप्टर मुझे ज़्यादा पढ़ना है, वो चैप्टर में ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको देखना है, ये 2-3 शॉर्ट नोट्स है इसको मुझे देखना है। और फिल इन द ब्लैंक्स और 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए मोस्टली हमको क्या करना पड़ता है, पूरा चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है। ओके, रीड मीन्स पूरा फुल स्पीड में रीड करो। जैसे कि 3 पेजेस का चैप्टर अगर है, 4 पेजेस का अगर चैप्टर है तो उसको पढ़ने में मेरा 2 मिनट में ख़त्म हो गया, रीड करके पढ़ के ख़त्म। नॉट लाइक दैट, वो रीडिंग मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि रीड करेंगे मतलब आप उसको देख के अच्छे से पढ़ेंगे, सो दैट उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगता है कि हाँ 1 मार्क में आ सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, उसको आप अंडरलाइन करके जाइए पर्टिकुलर वो पॉइंट्स को। तो इसी तरीके से आप जब एनालाइज करके पढ़ेंगे ना, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू लर्न सो मेनी थिंग्स। ओके, विद इन सम शेड्यूल टाइम बहुत ही इजी हो जाता है पढ़ाई हमारे लिए। ओके, तो ऐसा करके हम जब स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ते हैं ना, एक सिस्टम करके सिस्टमेटिकली हम जब आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हमारा स्टडीज़ भी कवर हो जाता है और अकॉर्डिंगली हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत लो हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट हम जब पढ़ाई करते हैं हमको ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं मुझे ब्रेक नहीं लेना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, 7 आवर्स 6 आवर्स लगातार नॉन स्टॉप में बैठ रही हूँ पढ़ने के लिए। नो, अगर आपको लगे कि नहीं बीच में ब्रेक लूँ तो ये टाइम का वेस्टेज है, वाई टू टेक ब्रेक्स, जस्ट बैठे रहो पढ़ते रहो, नहीं, तब क्या होगा, आप सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे लेकिन आपका लर्निंग कैपेसिटी कम होते जाएगा, आपको उतना ज़्यादा याद नहीं रहेगा। 7 आवर्स यूटिलाइज करने के बाद, 7 आवर्स बैठ के पढ़ने के बाद आप खुद एक बार सोचिए कि आपको कितना चीज़ याद है, कितना चीज़ आपको याद नहीं है। डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड दैट ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको याद ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा 2-1 पॉइंट ही याद है। क्यों? बिकॉज आप बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया। ब्रेक लेने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा रिलैक्सेशन का ज़रूरत है, थोड़ा रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, एवरी 35 मिनट्स 40 मिनट्स या एट द मैक्स 45 मिनट्स के बाद एक छोटा 5 मिनट्स का ब्रेक आप ले लीजिए। तब क्या होगा, आपके मन में ऐसा होगा 5 मिनट्स का ब्रेक तो मुझे मिल रहा है, बस 45 मिनट्स या 40 मिनट्स ही बैठना है, तो वो 40 मिनट्स कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, वो चीज़ आपके दिमाग में आएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो जो 5 मिनट्स का ब्रेक है, उसी 5 मिनट्स के ब्रेक में माई अर्जेंट रिक्वेस्ट टू यू कि स्क्रीन मत देखिए। स्क्रीन मतलब 5 मिनट का ही ब्रेक है, इस 5 मिनट में मोबाइल देख लेती हूँ, क्या हुआ, कुछ नहीं। दूसरे रूम में टीवी चल रहा है तो टीवी देख के आता हूँ, एक बार टीवी में एक बार देख के आता हूँ, नज़र डाल के आता हूँ। नो, ठीक है, कोई भी स्क्रीन का चीज़ आप ना कीजिए। थोड़ा वॉक करके आइए, आँख में थोड़ा ठंडा पानी लगाइए, ठंडा पानी से थोड़ा फेस को धो लीजिए, पानी पी लीजिए। ओके, ये सब काम आपको करना है, तो क्या होता है, आपको बहुत अच्छा सा रिलैक्स फील होता है। अगेन प्रॉपर 5 मिनट के बाद आप आके बैठ जाइए फॉर अनदर 40 मिनट्स और 45 मिनट्स। टाइम पीरियड सेम रखिएगा। ओके, 40 मिनट्स तो 40 मिनट्स, 45 मिनट्स तो 45 मिनट्स, 35 मिनट्स तो 35 मिनट्स, अकॉर्डिंग टू यू, आपको जैसे ठीक लगे। ओके, तो फिर बैठ जाइए, फिर आप पढ़िए
उतना टाइम के बाद फिर आप उठिए 5 मिनट्स, ओके, ओनली फॉर 5 मिनट्स, ओके। ऐसा करके ब्रेक ले लेके आप पढ़ेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि ये जो 5 मिनट्स का ब्रेक मैं ले रही हूँ ना, ये वेस्टेज नहीं, ये तो यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि मैं जो पढ़ रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, सब कुछ मुझे याद है, अच्छे से याद है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगेन हम जहाँ पे पढ़ते हैं वो पढ़ने का हमारा जो जगह है, जैसे कि मेरा स्टडी टेबल हो या फिर कोई टेबल चेयर, मतलब व्हाटएवर, जहाँ हम बैठ के पढ़ते, वो एक ही जगह में हम बैठ के पढ़ते हमेशा, वही हमारा रूटीन होना चाहिए। आज जगह मिला तो बेड में बैठो, कल मिला तो टेबल में बैठो, नॉट लाइक दैट। तो एक ही जगह में हम बैठ के पढ़े, ये चीज़ में थोड़ा ध्यान देना है। और हमारा जो ये स्टडी कॉर्नर है या फिर स्टडी टेबल है, ये हमेशा क्लीन रहना चाहिए, ओके। अब क्लीन मतलब क्या है? क्लीन मतलब ऐसा नहीं कि मेरा टेबल बिल्कुल खाली है, टेबल में कुछ नहीं है। अब मैं पढ़ने के लिए आया तो मुझे इंग्लिश पढ़ना है फॉर एग्जांपल, तो ये सेल्फ से इंग्लिश का टेक्स्ट बुक निकालो, वो सेल्फ से नोटबुक निकालो। और अगर मैं ट्यूशन भी जाती थी इंग्लिश के लिए, तो वो टेबल से, वो सेल्फ से मुझे इंग्लिश का ट्यूशन नोटबुक निकालना है, ये सेल्फ से ग्रामर बुक, वो सेल्फ से डिक्शनरी निकालना है, यहाँ से पेंसिल लेना है, पेन लेना है, इरेजर लेना है, ये सब कुछ करने का नहीं। क्लीन मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, प्रीवियस डे, अगले दिन हमने पढ़ाई किया था करके, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल मैंने देखा कि कल मुझे इंग्लिश पढ़ना है, तो इंग्लिश पढ़ने के लिए जो जो चीज़ ज़रूरी है मुझे, वो चीज़ मैं मेरे टेबल में रखूँगी। उससे अलावा एक भी अलग चीज़ हम नहीं रखेंगे। दैट इज़ क्लीन। उसी क्लीन के बारे में मैं बोल रही हूँ, ठीक है, वो क्लीन के बारे में मैं बोल रही हूँ। तो वो ऐसा तरीके का क्लीन करके हमको रखना है हमारा स्टडी टेबल या फिर स्टडी कॉर्नर। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्शन कम होगा, पढ़ाई में हम ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। नेक्स्ट, जो डिस्ट्रक्टिंग चीज़ें हैं वो चीज़ को हमको हटा के रखना है, यानी हमारे नज़र से दूर रखना है। अब डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? जैसे कि हम पढ़ाई लिखाई करें या कुछ ऐसा काम करें तो हमको एक कंसंट्रेशन का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, कि विद डीप कंसंट्रेशन, अच्छे से मन लगा के हमको पढ़ना चाहिए। ये जो हम मन लगा के पढ़ते हैं, मन लगा के कोई काम करते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन कैसा है। ये हमारा कंसंट्रेशन है कि हम अच्छे से ध्यान दे के, मन लगा के हम काम कर रहे हैं, मन लगा के हम पढ़ रहे हैं, ओके। अब ये जो हम मन लगा के पढ़ रहे हैं, ये मन लगाने वाले काम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अलग दिशा तक मतलब ब्रेक करने के लिए कोई कोई एजेंट्स होते हैं, उसी को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिंग थिंग्स या फिर डिस्ट्रक्शंस। वो चीज़ को दूर रखना है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी मोबाइल फ़ोन, नेक्स्ट आएगा आपका टीवी, तीसरा आएगा, और बाकी सो मैनी थिंग्स कैन बी देयर, ओके। अब देखिए, ये जो मोबाइल हमारे पास होता है, हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं या फिर हमारा अभी पढ़ाई का रूटीन चल रहा है, अच्छे से हम प्रिपेयर हो रहे हैं, वी नीड टू शो गुड रिजल्ट्स, ओके। मेरा खुद का कुछ प्लानिंग है, मामा पापा का कुछ प्लानिंग है कि हाँ अच्छा करे तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ओके, प्लीज़ काइंडली डोंट थिंक अबाउट दैट। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हम सभी के मन में थोड़ा एक प्लान होता है कि मैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से अगर इतना भी कर पाऊँ, अगर मैं फर्स्ट डिवीज़न भी ले पाऊँ, फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग, तो मैं इतना इतना कर लूँगी, आगे चल के मैं ये करूँगी, वो करूँगी। थोड़ा एक प्लान, रफ आइडिया माइंड में हम सभी का होता है, होना ज़रूरी भी है। उसको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ मत जुड़िएगा, आई रिक्वेस्ट यू, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, ओके। तो क्या होता है, अब इसी टाइम में हम जैसे कॉन्सेंट्रेट करके हमको पढ़ाई करना ज़रूरी पड़ता है, तो दूसरे रूम में मैं टीवी नहीं देख रही हूँ, मैं इधर पढ़ रही हूँ, लेकिन दूसरे रूम में थोड़ा छोटा वॉल्यूम में थी, लो वॉल्यूम में होने से भी टीवी चल रहा है, कोई देख रहा है कोई और, तो मैं टीवी नहीं देख रही हूँ, बट उसी का आवाज़ हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा मेरे रूम तक आ रहा है, हो गया एक डिस्ट्रक्शन। थोड़ा सा होने से भी मेरा कंसंट्रेशन डाइवर्ट होगा ही होगा, वहाँ तक जाएगा। आई एम ऑल्सो ह्यूमन, है ना, होगा ही होगा। दूसरी बात, मेरा जो मोबाइल फ़ोन है मैं जनरली यूज़ करती हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ता है, सो मैनी थिंग्स, आजकल बहुत कुछ चीज़ें ऑनलाइन में आ जाते हैं, हम बहुत कुछ लर्निंग ऐप्स यूज़ करते हैं, सो मैनी, मैं समझ गई। लेकिन जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, माई रिक्वेस्ट एंड माई सजेशन टू यू इज़ दैट मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करके दूसरे रूम में रख लीजिए। स्विच ऑफ कर लिया तो मेरे टेबल में है नहीं, आपका नज़र जाएगा वहाँ पे, फटकेगा ही फटकेगा नज़र, ओके। तो ऐसा नहीं करना आपको। स्विच ऑफ कर लिया तो टेबल में नहीं, लेकिन रूम के ही किसी कॉर्नर में है, नो, पॉसिबल हो तो बाहर कर लीजिए। और अगर आप हॉस्टल ड्वेलर्स है, हॉस्टल में रह रहे तो इतना फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा, बॉक्स वगैरह के अंदर डाल के लॉक करके ही रख लीजिए पढ़ाई के टाइम में, ओके। मीन्स आई वांट दैट काइंडली डोंट कीप एनी डिस्ट्रैक्टिंग थिंग्स नियर यू, ये मेरा
कहने का मतलब है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि कभी पैनिक नहीं करना है। अब पैनिक का मतलब क्या होता है? पैनिक का मतलब ये होता है कि देखिए, मैं बहुत अच्छे से एकदम शेड्यूल बना के, टाइम टेबल बना के अच्छे से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, सीरियसली पढ़ाई कर रही हूँ, फिर भी एक ना एक पॉइंट में ऐसा आएगा मेरे मन में कि क्या कर रही हूँ मैं, क्या पढ़ रही हूँ, मेरे तो दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है, मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, मन पूरा ब्लैंक हो गया। ओके, ऐसा एक एक्सपीरियंस आप लोग का हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन मैनी ऑफ अस वी कैन एक्सपीरियंस दैट ड्यूरिंग सच टाइप ऑफ स्टडी टाइम्स। ओके, ऐसे जब हम स्ट्रेटेजिकली स्टडी करते रहते हैं ना, पढ़ाई करते रहते हैं कि एग्ज़ाम आ रहा है 1 महीने बाद या समथिंग लाइक दैट, तो क्या होता है, ये वाला जो फीलिंग होता है ये कभी कभी थोड़ी देर के लिए होने से भी हमारे मन में आता ही आता है, हमको अटैक करता है ऐसा वाला फीलिंग। ओके, तो क्या होता है, हमको लगता है मेरा ब्रेन पूरा ब्लैंक हो गया, मैं क्या पढ़ रही हूँ, कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है, कुछ याद नहीं रह रहा है, ऐसा हमको फील होता है। मैं क्या कर रही हूँ, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, क्या क्या हो रहा है, मतलब यू जस्ट कांट कंट्रोल योरसेल्फ, ऐसा फीलिंग एक आता है। ओके, दिमाग भी ब्लैंक हो गया, इस तरीके का लगता है। उसी जो फीलिंग है, वो जो एक्सपीरियंस आपका है, ऐसा जो अनुभव है, उसी को बोलते हैं पैनिक। ओके, पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, इमीडिएटली आप पढ़ाई छोड़िए, आपके सीट में ही बैठे हुए हैं, आप आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आइज एंड टेक लॉन्ग ब्रेथ। ओके, लॉन्ग ब्रेथ लीजिए, लंबा सांस लीजिए 2 बार 4 बार। ओके, आंखें बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए और लंबा सांस लीजिए। ओके, 2 मिनट के लिए अपना टेबल छोड़ के आप बाहर जाइए, एक बार वॉक करके आइए, जो चीज़ आप 5 मिनट ब्रेक में करते थे ना, वो चीज़ एक बार आप कर लीजिए। ओके, एक बार घूम के आइए, एक बार इधर उधर मतलब थोड़ा वॉक करके आइए घर के अंदर। ओके, आँख में फेस में पूरा ठंडा पानी से अच्छे से स्प्लैश कीजिए, अच्छे से धो लीजिए। ओके, देन यू विल फील रिलैक्स एंड रिफ्रेश्ड। पानी थोड़ा पी लीजिए। ओके, तो ऐसा करके आप वापस आइए पढ़ाई के टेबल में, आपको अच्छा लगेगा। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पानी पीते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा पानी पिया कि मैं 35 मिनट्स बैठ नहीं पा रही हूँ, एवरी नाउ एंड देन आई हैव टू गो आउट, लीव माई सीट। ओके, ऐसा नहीं, ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन यू नीड टू बी एडिक्वेटली हाइड्रेटेड, मतलब बॉडी ड्राई जैसा नहीं फील होना चाहिए, आपको तबीयत ख़राब नहीं लगना चाहिए। तो जब आप उठ के जाइएंगे, 5 मिनट्स ब्रेक जब आप लेंगे, थोड़ा पानी पी के आइए। ओके, ऐसा करना ज़रूरत पड़ता है। तो ऐसा करके हम जब आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली मैं आप लोग को बोल सकती हूँ कि आप लोग का जो ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो जाएगा। और फूड में मैं स्पेशली बोल रही हूँ फूड के बारे में, क्योंकि देखिए हम जब कुछ ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाते हैं या सब ठीक इस तरीके का कुछ खाते हैं, तो क्या होता है, ऑब्वियसली हमारे बॉडी में थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होता है, हमको कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। और एग्ज़ाम के लिए हम जितना भी स्ट्रेटेजिकली ना पढ़े, जो भी ना करें, मिनिमम लेवल ऑफ एक थॉट हमारे मन में रहता है, चिंता थोड़ा सा रहता है कि हाँ अच्छा हो जाए एग्ज़ाम तो अच्छा है। ये जो थोड़ा सा होने से भी एक चिंता या कॉन्सर्न हमारे मन में रहता है ना, उसी चीज़ के चलते भी हमारे मेटाबॉलिज्म में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है अगर हम ज़्यादा स्पाइसी चीज़ खाते हैं तो। इसीलिए मैं बोलना चाह रही हूँ कि जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 1 मंथ 2 मंथ्स है, तब से आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए अच्छे से, तो डेफिनेटली यू विल डू गुड। ओके, एंड देयरफॉर ऑल द बेस्ट टू माय डियर स्टूडेंट्स। और सभी पेरेंट्स को और सभी टीचर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे ये वीडियो देखने के लिए। एंड काइंडली ट्राई टू गाइड योर स्टूडेंट्स एंड योर चिल्ड्रन। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आप लोग को करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरा ये वीडियो देखने के बाद काइंडली एक कमेंट डाल दीजिएगा कि आप लोग को कैसा लगा वीडियो देख के। और मैं ज़्यादातर ये सब एजुकेशनल वीडियोज़ ही मैं बनाती रहती हूँ, तो और किस तरीके के टॉपिक के बारे में आप लोग वीडियोस चाहते हैं ये भी मुझे थोड़ा बताइए तो अच्छा रहेगा। मैं कोशिश करूँगी उसी तरीके का वीडियो आप लोग को देने के लिए। और काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप लोग सब्सक्राइब करें ना, तो बात क्या होगा ना कि इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, बट इट इज़ मच मोर वैल्यूएबल फॉर मी। मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा कि और थोड़ा मैं आगे बढ़ूँ, इसीलिए। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।